आप स्टैमरिंग कोच बने क्यों? ये सब कुछ एक प्लान के तहत था जो गॉड ने मेरे लिए बनाया था। दुनिया में प्रॉब्लम कभी नहीं खत्म होने वाली, बुलिंग की। जब हम छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करते हैं ना, तो जो लोग बाग होते हैं आसपास के, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं और वो इसका फ़ायदा उठाते हैं एंड तक। स्टैमरिंग की वजह से जो डर है वो उनके डिसीजंस को कितना या किस हद तक इम्पैक्ट करते हैं। कितने लोग मैं जानता हूँ इतने टैलेंटेड है, वो डेटा एंट्री की जॉब कर रहे हैं। कितने लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें ये ज़िंदगी जीनी ही नहीं है। कौन सी चीज़ें जो सच में काम करती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो वो गलत है। तो स्टैमरिंग की प्रॉपर नॉलेज ना होना इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टैमरिंग जो ठीक नहीं हो सकती। ये प्रॉब्लम 100 नहीं 1000% ठीक हो सकती है। बट एक स्टैमरिंग ऐसी होती है जिसमें कि बच्चा हर सेंटेंस पर टकरा है। जो दूसरी टाइप की स्टैमरिंग होती है वो होती है तो स्टैमरिंग के ऊपर कभी कोई ऐसी मूवी बनी है? इसके लिए कोई मूवी की जरूरत नहीं है, आप अपनी जिंदगी को देख लो, वही सबसे बड़ी मूवी है इसकी। हेलो दोस्तों, मैं अजय शेखावत एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में और एक बेहतरीन पॉडकास्ट में। जी हाँ, नो इंट्रोडक्शन, पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप सबकी लाइफ में, या मैं कहूँ कि हम में से बहुत सारों की लाइफ में एक ना एक ऐसा चैलेंज आया होता है जो चैलेंज या तो हमें तोड़ के चकनाचूर कर देता है और अंधेरों की तरफ भेजता है, या फिर वही डर जिससे लड़ते लड़ते हम एक अपनी नई पहचान बना लेते हैं। जी हाँ, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में क्लास में रीडिंग करते वक्त बहुत परेशानियां झेली, या फिर मैं कहूँ कि जब उन्होंने सोचा कि मैं बड़ा हो गया क्या बनूंगा, मुझे कुछ बोलना होगा, मुझे इंटरव्यूज़ देने होंगे, तब भी वो बहुत घबरा गए। वो इंसान जो खुद कभी अपनी स्टैमरिंग से डरता था, जो खुद हमेशा दुनिया को फेस करने से डरता था, आज वो इंसान खुद नहीं डरता। वो दूसरों के डर को ख़त्म करता है। वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में बहुत सारे स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, डॉक्टर्स और न जाने किन किन सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलके उनके डर को ख़त्म करता है, उनके अंदर उस मरे हुए, उस खोए हुए कॉन्फिडेंस को जगाता है और उनका साथ देता है उनको उनके सपने पूरा करने के लिए। जी हाँ, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इन सब उपलब्धियों के बाद में टेडेक्स जैसे बेहतरीन, शानदार और रेस्पेक्टफुल स्टेज पे अपनी जर्नी शेयर कर चुके हैं। टेडेक्स पे जब कोई इंसान जाता है, अपनी जर्नी बताता है, उससे ये साबित होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो उखाड़ा है, और उसी उखाड़ने वाली जर्नी के ऊपर बहुत कुछ डिकोड करेंगे, डिटेल में समझेंगे हमारे इंटरनेशनल स्टैमरिंग कोच अभिषेक यादव जी से। वो सिर्फ एक टेडेक्स स्पीकर या एक इंटरनेशनल स्टैमरिंग कोच ही नहीं है, वो साथ ही साथ फाउंडर हैं स्टॉप स्टैमर कंपनी के, और इसके अंदर हजारों लोगों को वो अपने उस डर से मुक्ति दिला चुके हैं। और आज वो अपनी उस जर्नी को हमारे साथ शेयर करेंगे, जिस जर्नी को शायद हम लोगों ने कभी महसूस भी नहीं किया। अगर मैं थोड़ा सा इसके अंदर फिल्मी कॉन्ट्रास्ट डालूं, क्योंकि मैं फिल्मों का बड़ा शौकीन हूं, आप लोगों ने अगर शाहिद कपूर की कमीने मूवी देखी हो, उसमें वो कहते हैं कि मैं फै को फै बोलता हूं। तो आज बहुत सारे वो बच्चे या बहुत सारे वो पेरेंट्स जिनकी फैमिली में, जिनके रिलेशन में कभी ना कभी किसी ना किसी ने स्टैमरिंग के सामने अपने आप को हारते देखा है, वो हार का डर कैसे ख़त्म हो सकता है। अगर अभी भी आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा या ऐसा कोई नौजवान है या ऐसा कोई और इंसान है, लड़की है, लड़का है, ऑलरेडी वो किसी प्रोफेशन में है, उसमें बहुत बेहतर कर सकता है, लेकिन स्टैमरिंग उसको रोक रही है, तो ये पॉडकास्ट आज आप सब के लिए है। तो इन्हीं सब अच्छे शब्दों के साथ और एक बेहतरीन उम्मीद के साथ मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आज के हमारे बहुत ही यूनिक गेस्ट अभिषेक यादव जी का। सर, थैंक यू सो मच, आप आए। और मैं एक और छोटा सा वो दे देता हूँ, मतलब कहते हैं ना कि एक पॉइंट दे देता हूँ कि सर को बुलाना हमारे लिए इतना आसान नहीं था। हमारे खुद के जो पॉडकास्ट में अलग अलग गेस्ट्स आते हैं, उनमें से एक बहुत ही अच्छे और काबिल गेस्ट थे जिन्होंने हमें सर के बारे में बताया। उनका रेफरेंस लेके जब सर को बोला तब जाके ये मानने को रेडी हुए। तो सर, थोड़ा भाव खाया आपने, लेकिन आप आ गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपने जिस एनर्जी के साथ चीज़ें बताई हैं, वो एनर्जी मुझ तक आई है और ऑडियंस तक भी आई होगी। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि जब हम डिस्कस करेंगे तो जो भी आपने चीज़ें बोली हैं उसको हम सफलता के साथ डिस्कस करेंगे, और जो ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है वो स्टैमरिंग के बारे में जान पाएगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ एनर्जेटिक एंड वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सर, थैंक यू। जनरली होता क्या है कि हम हमारे गेस्ट की तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं ताकि हमारा गेस्ट खुश रहे और वो दिल खोल के बातें करे, क्योंकि जिस गेस्ट को जिस पर्पज़ के लिए बुलाया जाता है वो होता है उनके अंदर की दिल की बातें जो है बाहर लाना, लोगों के साथ, हमारी ऑडियंस के सामने रखना। तो आज का जो मेरा पहला सवाल है वो कोई मैं बेसिक सवाल नहीं पूछूंगा कि सर स्टैमरिंग क्या होती है, क्यों होती है, वगैरह वगैरह, नहीं। मेरा सिंपल सा सवाल है कि
आप स्टैमरिंग कोच बने क्यों? आपकी प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर ही ली थी, बढ़िया नौकरी करते, बढ़िया स्पीकर बनते, या जो भी करना था वो करते, वो सब छोड़ के आप कोच, वो भी स्टैमरिंग का, क्यों? सर आई थिंक ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि काफ़ी जगह मैं जाता हूँ तो हमेशा इसी स्टार्ट करते हैं कि स्टैमरिंग क्या है, क्यों होती है, बट आपने आई थिंक एक ऐसी चीज़ पूछी जिससे मुझे सोचने को मजबूर कर दिया है कि वाई आई स्टार्टेड ऑल दिस। सो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन। लाइक जब कोई कुछ बड़ा कर लेता है तो सब क्या बोलते हैं कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई एम अ गॉड मेड मैन, कि मैंने ये कुछ भी नहीं चुना और गॉड ने मेरे लिए चुना है। क्योंकि जब मैं अपनी ज़िंदगी में पीछे देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आई थिंक इट वाज ऑल अ प्लान। ये सब कुछ एक प्लान के तहत था जो गॉड ने मेरे लिए बनाया था। क्योंकि जैसे कि स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर थे, वो हमेशा कहते थे कि ना आप डॉट्स को फॉरवर्ड वे में कभी कनेक्ट नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, आप बैकवर्ड कनेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो आपके लाइफ में इंसिडेंट होते हैं उनको आप बैकवर्ड कनेक्ट करते हो, तब आपको समझ में आता है कि गॉड का एक्चुअल में प्लान क्या था। सो अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे कभी स्टैमरिंग हुई नहीं होती, अगर मैंने वो सारे स्ट्रगल्स फेस ना करे होते, अगर मैं उतने डार्क फेस से कभी गुजरा ही नहीं होता, तो आज मैं स्टैमरिंग कोच नहीं होता और आपके सामने नहीं बैठा होता। और आज मैं उन लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनता जो कि डिफरेंट एरियाज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, और आज मैं उनको मदद भी नहीं कर पाता। सो आई थिंक अगर मैं कनेक्ट करूँ तो इट वाज ऑल अ प्लान बाय गॉड। सो आई थिंक स्टार्टिंग मुझे लगता था कि शायद गॉड पनिश्ड मी कि उन्होंने मुझे स्टैमरिंग दी, बट नाउ आई रियलाइज़ कि गॉड डिडंट पनिश मी, बट एक्चुअली गॉड चोज मी। उन्होंने चुना था मेरे लिए ये। सर मतलब एक इसमें दो बातें मेरे मन में आई कि जब आपने कहा ना कि बैकवर्ड डॉट जब कनेक्ट करते हैं तब आपको समझ आता है कि भगवान का प्लान क्या था, तो इसमें एक इंग्लिश में एक बहुत अच्छी सेइंग है कि पीपल मेक प्लान एंड गॉड लाफ्स, कि अरे यार ये धरती मेरी है या फिर ये दुनिया मेरी है, मैं बना रहा हूँ और तुम बना रहे हो, तो वो एक चीज़ है ही है। और दूसरा आपकी बातों में एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी थी कि होता ना कि कुछ बुरे में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेना, तो आपने वो चीज़ भी प्रूव करके दिखा दी, इसलिए शायद आप इतने बड़े स्पीकर हैं आज। तो सर आपने एक लाइन अभी यूज़ की कि आई एम नॉट सेल्फ मेड मैन, आई एम गॉड मेड मैन। लेकिन ये तो आज है ना, जब आप छोटे थे उस टाइम में तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतनी गजब की मैच्योरिटी हमारे अंदर होगी कि कोई हमें अगर बोलता भी था ना, अरे बेटा कोई बात नहीं, टेंशन मतलब तो ठीक हो जाएगा। तो बीइंग ए किड अगर मैं भी अपना बचपन याद करूँ तो अगर मुझे भी कभी किसी ने ये कहा होता तो मैं बोलता कि सब मुझे शायद खुश करने के लिए कह रहे हैं। यस, उस वक्त शिकायतें तो आपको भी भगवान से बहुत रही हैं। एब्सोल्युटली। देखिए जब मैं छोटा था, जब मुझे प्रॉब्लम थी, तो जब आप छोटे होते हैं ना तो इतना ध्यान नहीं देते आपको लगता है कि ठीक है, मैं थोड़ा अटक रहा हूँ, जल्दबाजी में बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। पेरेंट्स भी क्या इतना ध्यान नहीं देते कि ठीक है तू ढंग से बोला कर अभिषेक, क्या ऐसे बोलता है, कुछ समझ में ही नहीं आता, राइट। बट जब आप बड़े होते हो, आप अपने एक थोड़ा सा टीनेजर कैटेगरी में आते हो, तो क्या होता है उस टाइम आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। आपको लगने लगता है कि मैं हूँ, कुछ हूँ, मतलब मैं बड़ा हो रहा हूँ, राइट। और उस टाइम पे आप स्कूल में हो, आपके आसपास बच्चे हैं, लड़कियां भी हैं, राइट। उनमें से किसी को आप सपोज पसंद भी करते हो, और उसके सामने अगर आप अटक रहे हो, उसके सामने मैडम आपसे कुछ पूछ रही है, आप कक करे जा रहे हो, वो हंस रही है आपको देख के, बच्चे हंस रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं आपको, तो वो जो मोमेंट जब मेरी ज़िंदगी में था ना, तब मैं सोचता था अरे यार ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों है, मतलब मैं तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, राइट। और उस टाइम पे मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ था कि मतलब इट इज़ सच अ पेनफुल थिंग कि जो लोगों से आप एप्रिसिएशन सुनना चाहते हो वो लोग आप पे हंस रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं। और ये चीज़ आई थिंक टीनेज से लेके मेरे कॉलेज लाइफ तक रही, और मैं हमेशा कंप्लेन करता था गॉड को कि यार मुझे ही क्यों चुना गया इस चीज़ के लिए। एंड आई यूज़ टू फील कि मेरे अंदर एक ऐसा इंसान था जो कि परफॉर्म करना चाहता था, जो मैं आज हूँ शायद, बट स्टैमरिंग ने उसे जकड़ रखा था। और मैं हमेशा कहता था कि यार भगवान मतलब कम से कम ढंग से बोलने तो देते, अगर कोई टैलेंट दिया है तो उसको बताने का मौका तो देते। मतलब मैं इतनी बार ऑडियंस में बैठता था और सोचता था यार ये स्पीकर कितना बोर कर रहे हैं यार, इनकी जगह मैं होता ना तो मैं आज धमाल मचा फाड़ के रख देता। और यकीन करिए जब मैं ठीक हुआ तो मैं मेरे कॉलेज के उसी ऑडिटोरियम में गया जहाँ पे मैं बैठ के सोचता था, और मैं एज अ स्पीकर गया
और मैंने जो चाहता था धमाकेदार स्पीच देना वो मैंने दी वहाँ पे। सर अभी तक की स्टोरी से तो लग रहा है कि मतलब कुछ तो ऐसा आज इस पॉडकास्ट में निकल के आएगा जो अगर जिसके साथ प्रॉब्लम अगर उस ये वाली हमारी जो बातें हैं उस तक पहुंचेंगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में बदलने का उसको मौका मिलेगा। लेकिन इंडिया के अंदर एक चीज़ को आप कभी नहीं भूल सकते, और इंडिया क्या मैं कहता हूँ दुनिया में प्रॉब्लम कभी नहीं ख़त्म होने वाली शायद, बुलिंग की। जयपुर का भी एक बहुत फेमस किस्सा है, उसमें स्टैमरिंग की बुलिंग नहीं थी, बट हम सबको पता है मायरा का केस। जी जी अगर जिनको नहीं पता एक बार गूगल पर सर्च करके देखना कि क्या हुआ था उस बच्चे के साथ, उसने क्या कर दिया। जी। वो तो एक दूसरी बुलिंग थी जो कुछ दिनों के लिए हुई और उसमें उस बच्चे ने वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। आप कॉलेज लाइफ तक का तो अभी मुझे पता चल गया कि तब तक ये प्रॉब्लम थी, साथ के लड़कों ने क्या नहीं किया होगा। और अगर मेरे जैसे खतरनाक उद्यमी दोस्त अगर आपके रहे होंगे तो कहीं का नहीं छोड़ा होगा। एक मूवी में डायलॉग है बहुत फेमस कि जल्दी घर पनवेल निकलना है। तो जब वो बुलिंग होती थी, जी बिल्कुल, तो मतलब कैसे सहन कर गए आप सालों तक? सर टू बी ऑनेस्ट बहुत बुलिंग हुई है, ठीक है। थोड़ा सा लकी मैं ऐसा रहा कि मेरे साथ कभी कोई फिजिकल बुली नहीं हुआ, बट वर्बल बुली बहुत हुआ। मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लिटरली जब मैंने स्कूल छोड़ा, आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन कि यार अब कोई मुझे बुली नहीं करेगा। पर मुझे पता नहीं था कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि दुनिया तो देखो हर जगह है। और एक स्टैमरर जो भी आज देख रहे हैं इसको ऑडियंस में, वो रिलेट कर पाएंगे कि छोटे छोटे काम जो कि एक आम इंसान के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, वो हमारे लिए बहुत बड़े टास्क होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट बोलना, किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, अटक गए। मतलब ऐसा लगता है ये गले में है ना, वो वर्ड अटक गया है, बाहर ही नहीं निकल रहा। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे काम, जैसे बताया मैंने आपको, प्रेजेंट बोलना, नाम बोलना, कोई वाइवा में जो है पूछ रहे हैं आंसर बताना, किसी स्ट्रेंजर से एड्रेस पूछ लेना, ठीक है, किसी लाइन में लग के कोई टिकट खरीदना, रेस्टोरेंट में गए ऑर्डर देना। हमेशा कहते हैं दोस्त को यार तू दे दे यार, मेरे से निकलेगा ही नहीं कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि जब हम छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करते हैं ना, तो जो लोग बाग होते हैं आसपास के, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं और वो इसका फ़ायदा उठाते हैं एंड तक। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बोलते हैं, जो जॉब कर रहे हैं, करते करते उनको बहुत साल हो गए, उनकी एज भी 40-50 हो गई है, स्टिल उनके जो कलीग्स हैं वो उनको आज भी बुली करते हैं। तो ये बचपन से शुरू होता है और ये एंड तक ख़त्म होता है, एंड इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल। मतलब मैं बता भी नहीं सकता, जो स्टैमरर लोग होंगे वो इससे कनेक्ट करेंगे कि वो किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, किसी से हेल्प ले नहीं पाते। स्टैमरिंग के बारे में लोगों को नॉलेज भी कम है, ठीक है। तो होता ये है कि वो अपने अंदर ही घुट के रह जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बैंक में काम करते हैं, और जैसे वो एंटर करते हैं ना, तो उनके कलीग बोलते हैं अरे हकला आ गया, हकला ऑफिसर आ गया। तो बोलता है सर जब मैं ऐसा सुनता था ना, मुझे मन करता था मैं वहीं से बस जाऊँ और कहीं मतलब भाग जाऊँ या मर जाऊँ, बट मेरी फैमिली थी, सर पे लोन थे, काम करना था। बट सोच के देखो, उस व्यक्ति को एक दिन भी जाके अच्छा नहीं लगा अपना प्रोफेशन के अंदर। सिमिलरली जैसे मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, कॉलेज जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। आज सुबह ही मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया और उसने बोला कि सर मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया है इस वजह से, क्योंकि मैं वहाँ स्टैमर करता था और बच्चे जो वहाँ पे हंसते थे। तो आप सोच के देखिए कितना पेनफुल है ये। तो अभिषेक जी, जैसे आप कह रहे हो कि वो बंदा रोज़ सुबह जब घर से निकलता है तब वो क्या सोच के निकलता है, लौट के आता है तो वो अगले दिन के लिए फिर डर के मारे ही सोता है। तो जब वो ज़िंदगी के डिसीजंस लेता है तो उसमें स्टैमरिंग की वजह से जो डर है वो उनके डिसीजंस को कितना या किस हद तक इम्पैक्ट करते हैं? सर अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो जो भी इंसान स्टैमर करता है वो उससे रिलेट कर पाएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ज़रूर कि आप कितना रिलेट कर पाए। उसके डिसीजंस जो होते हैं ना लाइफ के, वो लेता ही नहीं है, वो स्टैमरिंग लेती है। जैसे कि जब वो स्कूल में होता है ना, तो वो ये सोचता है कि कल मुझे सपोज़ न्यूज़ बोलनी है स्टेज पे, तो आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ, वो वहाँ जाएगा ही नहीं। सपोज़ कोई कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करना है, वो जाएगा ही नहीं, वो बचता रहेगा। वो अपने सब्जेक्ट ऐसे चूज़ करेगा जहाँ पे बोलना कम पड़े। मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने ये सोचा कि जो हमारी साइंस की मैडम है उससे मुझे बहुत डर लगता है, उसके सामने बोल ही नहीं पाता, इसलिए मैंने कॉमर्स ले लिया। आप सोच के देखिए कि एक इंसान का करियर कौन डिसाइड कर रहा है? स्टैमरिंग। लोग बाग जॉब में जाते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि शायद मतलब IPS ऑफिसर बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, पर उन्होंने कौन जॉब चुनी? टाइपिंग वाली। क्यों? ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, सुन के बस टाइप करना है। कितने लोग मैं जानता हूँ इतने टैलेंटेड है, वो डेटा एंट्री की जॉब कर रहे हैं। जो CA बन सकते हैं वो एक्चुअल में सिर्फ टैली का काम कर रहे हैं।
सो जहाँ भी कम्युनिकेशन आता है ना, वो लोग भागना शुरू कर देते हैं, और अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो वो जीने से भी भागना शुरू कर देते हैं। और ऐसे लोग कितने लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें ये ज़िंदगी जीनी ही नहीं है, हमें बस मर जाना है, क्योंकि हम खुद ही डिसीजन ले ही नहीं पा रहे कुछ, हर जगह तो स्टैमरिंग डिसीजन ले रही है। सो ये इतना हद तक जो है डिसीजन पावर वो लूज़ कर देते हैं अगर वो स्टैमर करते हैं तो। सर अभी तक अपन ने स्टैमरिंग के उन इम्पैक्ट के बारे में बात करी, अपब्रिंगिंग की बात करी, बचपन से लेकर इंसान के फैसलों को कितना इम्पैक्ट करता है इनकी भी बात करी। अब अपन थोड़ा सा इसके रिजल्ट्स वाली साइड में, रिजल्ट तो नहीं बोलेंगे, इसकी हीलिंग है, इसकी इंप्रूवमेंट की बातें करेंगे। तो जो जनरली जो लोगों का बोला जाता है कि मिरर के सामने देख के बोलो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ये करो वो करो, तो ये जितनी भी बातें आम धारणा में चलती हैं उसमें से कौन सी चीज़ें जो सच में काम करती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो वो गलत है, वो कभी मदद नहीं करेगी इसको ठीक करने में? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की डेट में लोग फेस कर रहे हैं ना, इंडिया में स्पेशली स्टैमरिंग से रिलेटेड, वो ये है कि उनको ये पता ही नहीं कि स्टैमरिंग क्या होती है। वो ये सोच रहे हैं कि स्टैमरिंग एक मुंह की बीमारी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, टंग एक्सरसाइज कर लेता हूँ, मैं मिरर के सामने बोल लेता हूँ, मैं सुबह उठ के प्राणायाम कर लेता हूँ। बट वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में स्टैमरिंग क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक सिस्टर हैं, तो उनको क्या है कि पेट में डिस्कम्फर्ट रहना शुरू हो गया, ब्लोटिंग होने लग गई, गैस होने लग गई, बार बार मोशंस आने लग गए। तो हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि अरे कुछ नहीं है, ये जनरल जो है आपका पेट ख़राब है। उन्होंने जो है पेट की इन्फेक्शन दवाई दे दी, बट जो पेट का दर्द था, जो ब्लोटिंग, तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। एंड शी वॉज अ बैंकर, सो वो बैंक में बैठी हूँ, उन्होंने बार बार जो है मोशन पास करने का वो बॉवेल मूवमेंट जो है वो आने लगा। एंड शी गॉट सो ट्रॉमेटाइज कि यार मैं कस्टमर के सामने बैठी हूँ और मुझे बॉवेल मूवमेंट आ रहा है, मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, लूज मोशन भी नहीं है, पर बार बार जो है बॉवेल मूवमेंट आ रहा है। और ऐसे करते करते हमने कई जगह दिखाया, बट एक सर्टेन कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पाए। फिर हमें किसी ने बताया कि उनको एक्चुअल में IBS था, जो कि बीमारी सिर्फ स्टमक की नहीं है बट वो ब्रेन की भी है। क्योंकि जब ब्रेन जो होता है वो नर्वस सिग्नल्स देता है, नर्व सिग्नल्स देता है बॉवेल मूवमेंट के, तो वो क्या होता है, स्ट्रेस के कारण बॉवेल मूवमेंट का जो सिग्नल है वो ख़राब हो जाता है, और उनको जो है कभी भी वो आना शुरू हो जाता है। सो पता चला कि ये बीमारी थी स्ट्रेस और एंजाइटी की, और जैसे ही उन्होंने ट्रीटमेंट लेना चालू करा वो सही हो गई। तो अब आप सोच के देखिए कि अगर हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम भले एक्सपर्ट्स के पास चले जाएं, हम कितने टेस्ट करा लें, बट वो प्रॉब्लम सही नहीं हो सकती। उसी तरीके से लोग बाग क्या समझ रहे हैं स्टैमरिंग को, कि ये कोई एक रहस्यमय बीमारी है, कि है ना, मतलब पता नहीं ये कैसे ठीक होगी। कितने लोग तो इसके लिए हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, मंदिरों में जो है जीप चढ़वाते हैं, पूजा तक कराते हैं, कोई हवन टोटका ये सब भी कराते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपना जीप का पूरा टेस्ट करा रहे हैं, कुछ लोग अपना CT स्कैन करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ माउथ की नहीं है, बट इसका एक बहुत ही डीप रिलेशन है उनके कॉन्फिडेंस, उनके फियर, उनके नर्वसनेस, उनका बचपन कैसे बीता है, किस तरह से ये प्रॉब्लम चालू हुई। क्योंकि काफ़ी लोगों में ये प्रॉब्लम बचपन से होती है, राइट, ज़्यादातर बचपन से होती है। तो बचपन में कैसे ट्रिगर हुई, काफ़ी बार अगर मैं कुछ रीज़न बताऊं आपको, जैसे मेरी जैसे स्टार्ट हुई थी कि मैंने एक मेरे फ्रेंड की एक्टिंग करना शुरू कर दिया जो कि स्टैमर करता था। सो ये एक्टिंग करने से बहुत होती है, मतलब आप किसी हकले इंसान की अगर एक्टिंग करोगे तो ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, हम बहुत छोटे होते हैं, दिमाग को ये नहीं पता होता कि ये क्या पैटर्न है, बट अगर आप उसको बार बार रिपीट करोगे तो वो पैटर्न हमारे अंदर इनकलकेट हो जाता है। ऐसे कितने तमाम लोगों को मैंने ठीक किया है जिन्होंने अपने किसी पड़ोसी की एक्टिंग कर ली, अपने चाचा की कर ली, अपने मामा की कर ली, या किसी और की कर ली। दूसरी बात है बचपन में डर। अगर पेरेंट्स स्पेशली अगर आप सुन रहे हैं, तो अगर आप अपने बच्चे को डरा के धमका के रखते हो और बहुत ज़्यादा उसको मारते पीटते हो, सोचा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। बिल्कुल, ये तो बहुत ही छोटा एग्जाम्पल हो गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अभी हमारे पास रिसेंट केस आया था, उसके पापा ने बोला कि सर इसकी मम्मी जो है उनको मतलब थोड़ा सा एंगर का प्रॉब्लम है, राइट, और ये बच्चा थर थर कांप जाता है अपनी माँ को देख के। तो इस वजह से उसके अंदर स्टैमरिंग आ गई, क्योंकि उसकी माँ जो है उसको बहुत पीटती थी, डराती थी, धमकाती थी, मारा पीट चलती रहती थी। क्योंकि जो है पापा थे वो तो ऑफिस चले गए, पीछे बच्चे को जो है धो दिया। तो ऑल द पेरेंट्स हु आर वॉचिंग, मैं ये नहीं कह रहा अपने बच्चों को मत डांटो,
बट आप एक चीज़ समझिए कि आप उसको इतना मत डराओ कि वो डर है जो उसके दिमाग में जाके बैठ जाए। क्योंकि जब भी हम डरते हैं ना, तो क्या होता है, नेचुरली हमारा जो स्पीच का कोऑर्डिनेशन वो ख़राब हो जाता है। जैसे अगर मैं एकदम से आपके सामने आज बंदूक रख दूँ और वो नाम क्या है, आपसे नाम नहीं निकलेगा डर के कारण। क्यों? क्योंकि जैसे इंसान डरता है उसका स्पीच का कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है। और जब बचपन में ये बार बार हो रहा है, कोऑर्डिनेशन ख़राब हो रहा है, तो उसका जो मुंह से उसने बोला उसे कान ने सुना, उसने क्या सुना कि ये तो हकलाते हकलाते बोल रहा है, तो वही पैटर्न जो है फॉरवर्ड हो जाता है और आगे चल के वो बच्चा हकलाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके के लोगों को पता ही नहीं है प्रॉब्लम्स। सो स्टैमरिंग की प्रॉपर नॉलेज ना होना इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। करेक्ट, ये बात तो सही है। और बहुत सारे बच्चों के साथ में ये होने के बाद में भी पेरेंट्स जो है उसका ट्रीटमेंट ही चालू नहीं करते हैं। कई बार तो ये तक होता है कि वो मान लेते हैं कि ये तो बच्चा पैदा ही ऐसा हुआ है, तो ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। तो क्या ये चीज़ भी सही है कि कभी ठीक नहीं हो सकती ये चीज़, या कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टैमरिंग जो ठीक नहीं हो सकती? देखिए, ये प्रॉब्लम 100 नहीं 1000% ठीक हो सकती है। सबकी? बिल्कुल बिल्कुल। बट उसको हमें तरीके से डायग्नोस करना पड़ेगा और उसको ट्रीटमेंट देना होगा। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर ब्रॉड व्यू बताऊं मैं आपको, तो 2 तरह की स्टैमरिंग होती है। एक स्टैमरिंग ऐसी होती है जिसमें कि बच्चा हर सेंटेंस पर अटक रहा है। अगर वो घर पे अकेला भी है तो भी क्या हो रहा है कि वो कुछ पर्टिकुलर शब्दों पे अटकेगा या फिर पर्टिकुलर साउंड्स पे अटकेगा। जैसे कि प, ब, ट, क, इन पे ज़्यादातर जो है अटकते हैं। ठीक है, अब अगर वो घर पे भी अटक रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो उसके आर्टिकुलेटर्स हैं माउथ के, जिस तरीके से हम साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, देखिए मैंने बोला साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मेरे लिप, मेरे टीथ, मेरी जॉ, मेरे पीछे का जो पूरा माउथ का सिस्टम है, मेरे जॉज, मेरे चीक्स मसल, ये क्या कर रहे हैं, उस साउंड को बना रहे हैं। बट अगर किसी वजह से वो बच्चा उस साउंड को प्रॉपर्ली नहीं बना रहा है, तो हो सकता है उसके जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो प्रॉपर्ली काम ना कर रहे हों। कुछ बच्चे क्या होते हैं, प्रेशर में बोलते हैं तो यहाँ की मसल टाइट कर लेते हैं, मुंह की मसल टाइट कर लेते हैं, तो वो वर्ड नहीं निकलते। सो दैट इज़ वन टाइप ऑफ स्टैमरिंग जिसको हम प्रॉपर आर्टिकुलेशन से ठीक कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि जो दूसरी टाइप की स्टैमरिंग होती है वो होती है कि बच्चा घर पे आराम से बोल रहा है, मतलब अगर वो अकेला है उससे आप 12 घंटे बुलवा लो, बिल्कुल स्टैमर नहीं करेगा। जैसे ही वो बाहर जाता है तो क्या होता है, उसके दिमाग में एक स्ट्रेस बिल्डअप होता है कि यार मैं तो अटकता हूँ, और उस स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्पीच का कोऑर्डिनेशन है वो ख़राब हो जाता है और वो अटकना शुरू कर देता है। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि एक साइकिल है, जैसे स्टार्टिंग किससे हुई, उसके डर से, तो यहाँ पे डर आया, उसके बाद क्या हुआ कि उसका स्पीच कोऑर्डिनेशन ख़राब हुआ, स्पीच कोऑर्डिनेशन ख़राब होते ही उसकी स्टैमरिंग शुरू हुई, स्टैमरिंग से उसका एम्बैरेसमेंट हुआ, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, ये सब ख़राब हुई, और उसके दिमाग में पहुंच गया कि मैं इस सिचुएशन में स्टैमर करता हूँ। जैसे कि अचानक से फ़ोन आ गया, बात करनी है बॉस से, ठीक है, किसी ने अच्छा से नाम पूछ लिया, किसी ने जो है किसी बड़ी अथॉरिटी ने उससे कुछ पूछ लिया, तो ये सारे ट्रिगर्स होते हैं। इन ट्रिगर से उनकी एंजाइटी, फियर होता है। जैसे कि आपको ने पहले बताया था कि धड़कनें तेज़ होना, राइट, घबराहट होना, पसीने आना, ऐसे बेचैनी सी होना कि बस ये मोमेंट ख़त्म हो जाए और मैं यहाँ से भाग जाऊँ, राइट। उनको ये लगता है, बट वो भाग नहीं सकते क्योंकि ये कोई भागने की सिचुएशन नहीं है, राइट। तो इसीलिए उनको ये पूरा साइकिल चलता रहता है और उनको स्टैमरिंग होती रहती है। और अब क्या होता है कि काफ़ी केसेस में ये दोनों चीज़ें होती हैं कि बच्चे को फियर भी है और साथ में उसकी जो है मसल्स टाइट हो जाती हैं और वो प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाता, उसको ब्लॉकेजेस आते हैं। काफ़ी हमारे साथ पेशेंट्स अभी जुड़े हुए हैं ऐसे जिनको ये दोनों प्रॉब्लम है। अगर वो अकेले बैठे हैं ना तो भी वो प नहीं बोल पाते, वो ऐसे अक्षर ले जाते हैं, प प ऐसे मतलब पूरा अटक जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। और बाहर जाते हैं तो होती है, राइट। तो जो ऐसे केसेस हैं दो, वो तो बेचारे परेशानी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने टंग एक्सरसाइज करी सपोज, तो उनको थोड़ा रिलीफ मिल गया उनको, बट जैसे वो बाहर गए तो वो वाला फैक्टर सामने आ गया। तो वो देखते हैं यार ये प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये वाला टंग वाला एक्सरसाइज कर लिया तो थोड़ा प ठीक निकल रहा है, पर बाहर जा रहे हैं फिर नहीं निकल रहा, क्योंकि ये दोनों टाइप की प्रॉब्लम है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हो क्या रहा है, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, आप उनके पास जाओगे, हाँ आपको स्टैमरिंग, हाँ ठीक है, आप क्या करो, टंग को ऊपर कर लो, नीचे कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, मुंह खोल के बात कर लो,
आप जो सुबह प्राणायाम कर लो, बेली ब्रीदिंग कर लो, सांस ले लो, ठीक है। सो काफ़ी लोग जो है बस ये बेली ब्रीदिंग करते रहते हैं 5-5 10 साल तक और कुछ नहीं होता। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक बच्चा मेरे पास आया जो कि MBBS के सेकेंड ईयर में था। तो उसने क्या करा, बहुत पूरी रिसर्च कर ली और मेरे पास आया कि सर मैं आपको बताता हूँ असली कारण क्या है। क्या होता है एक्चुअल में ना, कान के अंदर ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, इसमें प्रॉपर एयर फ्लो नहीं आता है और नर्व सिग्नल ऐसे आता है, ये वो। मैंने उसकी बात सुनी आराम से 5-10 मिनट। फिर मैंने पूछा, भाई एक छोटी सी बता दे, जब तुम घर पे अकेले बैठे हो तब तुम्हारे एयर फ्लो कहाँ जाता है, तब तुम्हारी ब्रीथिंग कहाँ जाती है, तब तो ढंग से बोल लेते हो तुम। तो वैसे बोलता है, हाँ सर मैं तो सोचा ही नहीं इस बारे में कभी। मैंने कहा यार तुम अकेले बैठे हो, तुम बात कर रहे हो तो बात तो कर रहे हो ना, तब तुम्हारे कान का फ्लो कहाँ जा रहा है और कब जब तुम्हारी जो है ब्रीथिंग ख़राब क्यों नहीं हो रही है। तो कहता ठीक है सर आप बता दो कैसे ठीक करना है। राइट। तो प्रॉब्लम वही है कि लोगों को ज़्यादातर नॉलेज नहीं है और वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमने कुछ गूगल पे देख लिया, कुछ यूट्यूब पे देख लिया, वही सच है। मैंने एक स्टूडेंट को ये तक बोला, मैंने कहा भाई तुम एक काम करो, तुम वीडियोज़ देख के आए हो ना यूट्यूब पे, तुम 10 वीडियो बनाओ और बोलो कि एक ग्लास लो, उसमें जो है नींबू डालो, पुदीना डालो, 2-4 हर्ब डालो, उसको पी लो, आपकी स्टैमिना ठीक हो जाएगी। मैंने कहा उस वीडियो को देखने के बाद तुम देखना कितने लोग करना शुरू कर देंगे ये सोच के कि शायद स्टैमिना ठीक हो जाए। पर तुम्हें तो नॉलेज है, तुमने बस वीडियो डाल दिया, ऐसा कोई भी डाल सकता है वीडियो। तो उसने बोला हाँ सर। तो मैंने कहा ऐसे ही डल रहे हैं वीडियोज़ कि चलो एक पर्टिकुलर स्टैमरिंग की एक्सरसाइज, इससे आप ठीक हो जाओगे। कुछ वीडियो ऐसे हैं कि सुबह उठो बस एक आसन कर लो, स्टैमरिंग ठीक हो जाएगी। अरे ऐसा ही ठीक होने हो जाता तो आज कोई स्टैमर ही नहीं कर रहा होता। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर स्टैमरिंग। तो सर अभी मैं आपसे समझूंगा कि आपने इस पूरी चीज़ को आपने, क्योंकि आप खुद इस चीज़ से निकल कर आए हैं तो आपने कह देगा, बट उससे पहले मेरे एक जनरल नॉलेज का सवाल है कि तो जैसे तारे ज़मीन पर मूवी हमें जैसे बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, उसमें कहा गया था कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, और वो जो दर्शील था उस मूवी में उसकी समस्या कुछ और थी। लेकिन स्टैमरिंग के ऊपर भी क्या कोई ऐसी मूवी है जो आप किसी को रिकमेंड करना चाहें ऑडियंस को कि भाई अगर किसी को और स्टैमरिंग अच्छे से देखनी हो, फील करनी हो, तो इस मूवी को अगर वो देखे तो समझ सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है साइकोलॉजिकल जो पार्ट है कि बच्चा क्या फील करता है और पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, उसका तो सही एग्जाम्पल उनको तारे ज़मीन पर मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ स्टैमरिंग के ऊपर कभी कोई ऐसी मूवी बनी है, किसी ने बनाई है? सर मैं तो इतना ही बोलूँगा कि जो मूवीज़ बनती हैं वो एक कमर्शियल एजेंडा के पीछे बनती हैं, बट मूवी की ज़रूरत ही नहीं है। हम सबकी ज़िंदगी एक मूवी है। और जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे की ज़िंदगी देख लेना और वो समझने की कोशिश करेगा कि मेरा बच्चा किस चीज़ से जूझ रहा है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, या फिर एक पत्नी समझ लेगी कि मेरा हस्बैंड किस से जूझ रहा है, या फिर एक हस्बैंड समझ लेगा, तो उससे बड़ी कोई मूवी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो इमोशंस को महसूस कर पाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ इसके लिए कोई मूवी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी को देख लो, वही सबसे बड़ी मूवी है इसके लिए। वेरी वेल सेड सर। तो अब मैं अगले जो पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बोलने की बीमारी नहीं है या सिर्फ माउथ की ही एक प्रॉब्लम नहीं है, और ये जो टेक्निक्स आपने बताई जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रीदिंग और ये सब करो, इन सब टेक्निक से भी पूरी इसको सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। तो जो आप खुद निकल गया, आपने ऐसा क्या किया था? आप जब अभी इसको ट्रीट कर रहे हैं तो आप ऐसा क्या स्पेशल एक्सपीरियंस उसमें जो है डालते हैं अपने इस पूरे ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए? वो डिफरेंस आप मुझे जो है थोड़ा समझाओ कि आपने ऐसा क्या अलग कर लिया। देखिए जब मुझे ये प्रॉब्लम थी ना, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारे पॉडकास्ट में कि मैं पूरे इंडिया में घूमा और मैं बड़े बड़े क्लिनिक्स पे गया, बड़े बड़े सेंटर्स पे गया, और मुझे हमेशा लगा कि ना ये पिक्चर अधूरी है। और वो कहते हैं शाहरुख खान डायलॉग है कि ये पिक्चर अभी बाकी है। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि इन्होंने मुझे अधूरा ट्रीटमेंट दिया है, क्योंकि मैं सही नहीं हो पा रहा। क्यों मैं जो है घर बैठ के एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं स्टैमर नहीं कर रहा हूँ, बट जब मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे अंदर वो नर्वसनेस ट्रिगर ही क्यों हो रही है, और मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। और इसका जवाब जो है मुझे मिला यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर USA कैलिफोर्निया में। वहाँ पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर माइकल सैमुअल। सो एक लंबी कहानी है, बट शॉर्ट में ये है कि मैं उनसे कनेक्ट हुआ और उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि वो एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट थे और उनका साइकोलॉजी का बहुत तगड़ा बैकग्राउंड था, उनकी एज भी बहुत अच्छी खासी थी उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि स्टैमरिंग जो है वो अलग अलग तरीके की होती है, स्टैमरिंग एक तरह की नहीं होती है, और जो तुम्हें स्टैमरिंग है वो है नर्व बेस्ड स्टैमरिंग। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मुंह में कोई कमी नहीं है, तुम सारे वर्ड्स को अच्छे से बना सकते हो, तुम्हारा ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप्ड है सारे वर्ड्स को बनाने के लिए। बट यहाँ पे एक साइकोलॉजी का फैक्टर आता है
जिसके थ्रू तुम्हें फियर आता है मन में, राइट। आपको एंजाइटी होती है, आपको नर्वसनेस होती है और आपका स्पीच का कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है। सो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें जो है डिटेल में समझाई, बताई और मुझे बताया कि किस तरह इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि उन्होंने जो भी उनकी ज़िंदगी की नॉलेज थी वो मैंने उनसे ली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, क्योंकि मैं इतने सालों से रिसर्च कर रहा था एंड फाइनली मुझे वो सूत्र मिल गया कि हाँ मैं सही हो सकता हूँ, राइट। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं सर आप मुझे सब कुछ बताओ। तो क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे अंदर एक लर्निंग कैपेबिलिटी और एक बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेन करा। और एक तरह से आप मान के चलो कि एक इंग्लिश में वर्ड होता है कि पासिंग द टॉर्च। तो बेसिकली उन्होंने अपना सारा जो भी लेगेसी थी, जो भी हार्डवर्क उन्होंने कर रखा था, जो भी नॉलेज थी, वो सब मुझे ट्रांसफ़र करी और मैं ठीक हो गया, राइट। मैं ठीक हो गया तो आई वॉज लाइक कि अब तो मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। तो मैं जो है आराम से पब्लिक स्पीकर बना, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बना। मैंने कम से कम आई थिंक 50 से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स के अंदर ट्रेनिंग दी है उनके एम्प्लॉयज़ को, राइट। मैंने 100 से ज़्यादा जो है लाइव परफॉर्मेंसेस की हैं, पब्लिक स्पीकिंग करी है। सो ऐसे करके मतलब मैंने जब ये फैक्टर अनलॉक करा तो मैं बहुत चीज़ें करना शुरू हो गया। बट देन एक मेरे सेमिनार में जो है एक बच्चा रोते रोते मेरे पास पीछे आया। जब मैंने उनको सेमिनार में बताया कि मुझे प्रॉब्लम थी, तो वो बच्चा रोते रोते आके मेरे गले मिल गया और उसने बोला कि सर मुझे ठीक कर दो, सर मुझे ये प्रॉब्लम है और सर मैं तो बस सोचा था कि मतलब मरना ही मेरा सॉल्यूशन है, आप मुझे ठीक करो। तब मुझे उस टाइम पे ये फील हुआ कि यार ये नॉलेज अगर मैं अकेला लेके मर गया तो वो बिल्कुल भी जो है मैं जस्टिस नहीं करूँगा। एंड आई थिंक जब मैं जो बात कर रहा स्टार्टिंग में गॉड्स प्लान की, सो दैट वाज अ टाइम जब गॉड ने बोला कि नहीं बेटा अब ये दूसरा स्टेप है आपका। तो उस इंसान ने मुझे एक्चुअल में एक कहते हैं ना मेरी आंखें खोलियाँ, मेरा एक विजन दिया मुझको कि यार मेरे जैसे कितने विषय के जो परेशान हो रहे हैं, इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है उनको प्रॉब्लम क्या है, कि मैं घर पे नहीं मतलब घर पे बोल पा रहा हूँ, बाहर क्यों नहीं बोल पा रहा, ये नर्वसनेस क्यों आ रही है, ये फियर क्यों आ रहा है। सो देन आई रियलाइज़ कि मेरा पर्पस इससे बहुत बड़ा है। और फिर मैं जो है इसके अंदर और ज़्यादा डेप्थ में गया और मैंने लोगों को ठीक करना चालू किया। सो जो हमारा सिस्टम है वो यूनिक कैसे है, क्योंकि जो हमारी अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आई थिंक इंडिया में मेरे ख्याल से शायद ही कोई इस तरह की अप्रोच को इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं बताऊँ हमारी अप्रोच के अंदर 5 मेजर चीज़ें हैं। ओके। पहली चीज़ है एंजाइटी। देखिए साइकिल की शुरुआत कहाँ से हो रही थी, एंजाइटी से। अगर यही ट्रिगर करती रहेगी तो इंसान का स्पीच कोऑर्डिनेशन तो ख़राब ही रहेगा। जैसे अगर मैं आज आप चल रहे हो फ्लोर पे और मैंने तेल जो है डाल दिया, अब आपका फ्रिक्शन जब है ही नहीं तो आप तो फिसलोगे ही ना। तो जब प्रॉब्लम इसकी जो पहले का तेल डला हुआ है फ्लोर पे तो आप कभी नहीं चल पाओगे, उसको पहले हटाओ, राइट। तो पहले उसे हटाना पड़ेगा। सो जो एंजाइटी का फैक्टर है उसको हटाना पड़ेगा। अब जो एंजाइटी है या जो नर्वसनेस है, जो फियर है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो एक इंटरनल फैक्टर है। आपको बुखार आ रहा है, क्या आप बोले कम कर सकते हो कि बुखार उतर जा? हैं, आपकी किडनी आपकी बात सुनती है क्या? आपका लिवर आपकी बात सुनता है क्या? हमें लगता है कि हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में है, बट हमारी सिर्फ और सिर्फ मसल्स हमारे कंट्रोल में है। आपको मैं बोलूँ आँख बंद करो, आप कर लोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मसल है। मैं बोलूँ कान बंद करो अपने बिना डाले उंगली, कर सकते हो क्या? वहाँ कोई मसल ही नहीं है। सो द ओनली थिंग विच यू कैन कंट्रोल इज योर मसल। आप अपने इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स वाई ब्लड टेस्ट कराते हैं कि चलो ब्लड से देखते हैं क्या चल रहा है अंदर। तो उसी तरीके से एंजाइटी जो फैक्टर ट्रीट करते हैं, हमारे पास प्रॉपर साइकेट्रिस्ट एम्पैनल्ड हैं। अच्छा। वी हैव मल्टीपल साइकेट्रिस्ट जो हमारी टीम में काम करते हैं, MBBS MD साइकेट्री के अंदर। वो हमारे स्टूडेंट से बात करते हैं, वो उनकी एंजाइटी की प्रॉब्लम को समझते हैं, वो ट्रिगर समझते हैं कि इस इंसान को कब कब ट्रिगर होता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सोशल एंजाइटी होती है, किसी भीड़ वाले इलाके में गए या कहीं शादी में या किसी जगह पे गए, उनकी धुक धुक चालू हो गई, राइट। और वहाँ पे उनका मुंह बंद हो जाएगा, वो बोलेंगे ही नहीं कुछ। किसी से बच्चे के अंदर एंटीसिपेशन एंजाइटी होती है, जैसे कि 5-6 लोग बैठे हैं ग्रुप डिस्कशन में, अब धीरे धीरे करके आपका नंबर आ रहा है, जैसे कि 1 2, अब आपका, तो आपके अंदर एक एंटीसिपेशन होगा कि अरे मैं कैसे बोलूँगा, मैं बोल नहीं पाया तो क्या होगा, घबराहट होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो उसे बोलते हैं एंटीसिपेशन एंजाइटी। कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, कुछ लोग एंजाइटी, इन सब में हैं। तो हमारे जो प्रॉपर साइकेट्रिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बच्चे से बात करते हैं, उसका प्रॉपर वीडियो सेशन होता है जब वो ज्वाइन करते हैं,
उसके बाद उनको मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, जो उनके घर पे हम सेंड करते हैं उनके। ओके। सो दैट इज़ द फर्स्ट फैक्टर जो हम प्रोफेशनली ट्रीट करते हैं। फिर इसमें क्या आता है, एक सेकंड स्टेप आता है कि जहाँ पे आपका स्पीच कोऑर्डिनेशन खराब हो चुका है, अगर बच्चा घर पे भी है बट उसने इतनी बार अपने आप को हकलाते हुए सुना है ना, तो कहीं ना कहीं उसका जो है पैटर्न बोलने का वो है ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वॉइस कंट्रोल। बेसिकली इसको मैं स्पीच थेरेपी नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्पीच थेरेपी जनरली बच्चों के लिए बनाई गई है, जहाँ पे वो वर्ड्स को बना नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, वर्ड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, स्पीच का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, राइट। इसीलिए उसको कहते हैं स्पीच थेरेपी। यहाँ पे बच्चे की स्पीच का डेवलपमेंट हो चुका है, बट वहाँ पे क्या हो रहा है, अटक रहा है। उसको पता है मुझे क्या बोलना है और कैसे बोलना है, पर वो अटक रहा है। तो यहाँ पे हम सेकंड स्टेप में यूज़ करते हैं वॉइस थेरेपी, जहाँ पे हम उनको उनके वॉइस पे कंट्रोल करना सिखाते हैं, उसको मॉड्यूलेट करना सिखाते हैं, उसको कैसे डेप्थ में जाके समझें कि यार साउंड क्या है, साउंड से कैसे वॉइस बनती है, पर्टिकुलर कौन सा साउंड है जो अटक रहा है। फिर हमारे पास कुछ आर्टिकुलेटर्स एक्सपर्ट भी हैं जो कि प्रॉपर आर्टिकुलेशन पे ध्यान देते हैं, तो उनके स्पेशल सेशंस भी होते हैं उन बच्चों के जो ज़्यादातर एक पर्टिकुलर साउंड पे अटकते हैं, तो वहाँ पे एक्सपर्ट उनके उस साउंड्स को क्लियर करते हैं। तो ये हमारा होता है सेकंड पार्ट। थर्ड जो पार्ट आता है वो हमारा होता है साइकोलॉजी का, जहाँ पे हमारे पास सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं अगेन रिपीट करूँगा, सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमने हायर कर रखे हैं जो उनसे सेशन उनके साथ सेशन करते हैं, राइट। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके फियर की प्रॉब्लम है, ये उनके थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम है। आई थिंक जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं वो समझ पाएंगे कि ऐसे लोग जो भी स्टैमर करते हैं, ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में रहते हैं। आप इन्हें कोई भी काम दो ना, इनको लगेगा मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूं। ये लोग खाना जल्दी खाएंगे, ये लोग ब्रश जल्दी करेंगे, नहाएंगे जल्दी, हमेशा ऐसे यूं ना ऐसे ऑन द गो रहते हैं कि फटाफट कुछ काम कर दूं। ये लोग कुछ चला रहे हैं स्कूटी वूटी या बाइक तो भी तेज़ चलाएंगे। बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अब बोलने की स्पीड इतनी होती है कि वर्ड्स एक दूसरे मर्ज कर जाते हैं, और फिर सामने वाले लोग जो होते हैं इनसे पूछते हैं, अरे यार तुमने क्या बोला, फिर से बोलना फिर से बोलना। तो ये इनकी जो प्रॉब्लम है इसको भी हमें ट्रीट करना है। जल्दबाजी, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं लोग, दिन भर सोचते ही रहेंगे, सुबह से लेके शाम तक। जैसे लोग जपते हैं ना माला, ये ऐसे करते हैं, स्टैमरिंग 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 स्टैमरिंग, सुबह से लेके शाम तक ये स्टैमरिंग के बारे में ही सोचते हैं। और कुछ लोगों का तो रूटीन है, सुबह उठेंगे, सर्च करेंगे स्टैमरिंग के बारे में, जो टेक्निक लगी उसको अप्लाई करेंगे। इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, उसमें ज्वाइन कर रखा है अपने आप को, वहाँ पे नंबर डाल देंगे, आई एम रेडी फॉर सेशन, आई एम रेडी फॉर टॉक, ऐसे करके दूसरा स्टैमर इनको फ़ोन करेगा, दोनों एक दूसरे दुख बांटेंगे। तो यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम जो हो रही है ना, उनकी साइकोलॉजी अफेक्ट कर रही है। वो क्या कर रही है, ये स्टैमरिंग के अंदर जी रहे हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी स्टैमरिंग बना ली है, और ये सोच रहे हैं कि यार समाज अलग है और हम अलग हैं। कितने लोग तो ये, मतलब मैं देखता हूँ ग्रुपों में कभी कभी इनके मैसेज होते हैं, मतलब मैंने भी ज्वाइन कर रखे हैं उन ग्रुप्स को देखने के लिए कि क्या होता है। सो वहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हैं कि समाज कभी हमें समझ नहीं पाएगा, हम अलग हैं। तो मैं ये कहता हूँ, अरे भाई क्यों अलग हो तुम, अपनी प्रॉब्लम सही करो और जाओ यार, ज़िंदगी में मज़े करो। तुम यहाँ क्या सिर्फ स्टैमरिंग के बारे में पढ़ने के लिए आए हो क्या? कितने लोग हैं वो ठीक ही होना चाहते हैं, वो बस इसी साइकोलॉजी में घूमते रहते हैं। तो जो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो प्रॉपर तरीके से उनके ब्रेन को रीवायर करते हैं। ओके। कि भाई स्टैमरिंग ज़िंदगी नहीं है, इसको तुम ठीक कर रहे हैं, अब तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ो, राइट। उनके फेयर को कम करते हैं, उनके एंजाइटी को कम करते हैं, उनकी ओवर थिंकिंग को कम करते हैं। तो इस तरीके हमारे जो तीसरा मेजर चीज़ होती है वो होती है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। चौथी चीज़ है रियल लाइफ एप्लीकेशन। आज अगर मैं घर बैठे बैठे प्रैक्टिस कर रहा हूँ बट मैं बाहर जाके उसको अप्लाई नहीं कर रहा, उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आएगा। करेक्ट। मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा जब मैं बाहर जाके जिन लोगों के बीच में मैं स्टैमर करता था, जब मैं वहाँ नहीं करूँगा स्टैमर। तो ये जब तीनों पिलर हम सही कर लेते हैं तो हम उसको कहते हैं भाई अब तुम्हारा वक्त आ गया है, अब तुम बाहर जाके अप्लाई करो, कूद पड़ो मैदान में। बिल्कुल। तो जो वो मैदान में कूदते हैं तो उन्हें लगता है कि यार अब तो एंजाइटी कम ट्रिगर कर रही है, वॉइस कंट्रोल आ गया है, साइकोलॉजी सुधर गई है। तो क्या होता है, इंस्टेंटली दे फील कि अब तो मैं स्टैमर बहुत कम कर रहा हूँ, जहाँ पहले 5-6 बार कर रहा था अब तो मैं 1 ही बार कर रहा हूँ, 2 ही बार कर रहा हूँ। तो वहाँ से क्या होता है, ये साइकिल जो उन्हें स्टैमर करने में मजबूर कर रही थी वो उल्टी होना शुरू हो जाती है, उनका क्या कॉन्फिडेंस अप होने लगता है।
स्टैमरिंग के इंसिडेंट कम होना शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, पांचवा चीज़ जो होती है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है, जान से नहीं बट साइकोलॉजी से। सो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे 2 महीने बाद कि तुम वही हो क्या, ठीक है, क्योंकि हम उनकी पूरी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जो बच्चा सोच के देखो एंशियस है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है, वॉइस कंट्रोल नहीं है, ओवर थिंकर है, ठीक है, आज वो बच्चा कैसा हो गया, बिल्कुल काम कंपोज्ड, बिल्कुल रिलैक्स, अपनी ज़िंदगी को अथॉरिटी के साथ जी रहा है, कहीं भी बात कर रहा है, डर नहीं रहा है, राइट। सो 1 महीने में लगभग आप मान के चलिए 40 to 50% इफेक्ट आता है, और उसके बाद दूसरे महीने तक जो है वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अच्छा, दो महीने इज इनफ? लगभग 2 महीने इनफ होते हैं। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप मान के चलिए 70 डेज़ 80 डेज़, बाकी लगभग 2 से 3 महीने ऐसा समय है जो कि इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है। अभी हमारे पास एक कनाडा में क्लाइंट है, 67 ईयर ओल्ड है वो, राइट, 67 ईयर से वो इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, और अभी उनको सेशन लेते हुए हार्डली मेरे ख्याल से 15 दिन हुए हैं, एंड ही इज़ एबल टू टॉक फ्लुएंटली। वो मुझसे ये कहते हैं कि सर मतलब इतना अच्छा लगता है कि इतने सालों से मैं जो है इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था और अभी मैं उसको कॉन्कर कर रहा हूँ। तो सोच के देखिए, एक ऐसी उम्र जहाँ पे लोग हार मान जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे ठीक होना है। एंड व्हेन ही सॉ माय पॉडकास्ट ही वाज लाइक कि नहीं, आई वांट टू कॉन्टैक्ट हिम। उन्होंने लगातार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, कुछ दिनों बाद उनका अपॉइंटमेंट आया, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि वो मुझसे बात कर रहे हैं और आज वो जो है ठीक हो चुके हैं, राइट। सो इस तरह की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। इनफैक्ट मैं तो जो लोग स्टैमर करते हैं उनको भी बोलूँगा कि एक 67 ईयर ओल्ड इंसान जो है एक जज्बे के साथ ठीक हो रहा है, तो यहाँ पे 20 साल के बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नहीं सर अब तो बस कुछ नहीं है, स्टैमरिंग होती है। अरे ठीक करो ना, अरे सर हमने बहुत जगह चले गए, ठीक ही नहीं हुए। तो मैं उनको हमेशा एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम गलत दिशा में कितना भी आगे क्यों ना चले जाओ, तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। एक बार प्रॉपरली 2 महीने मुझको दो, जो मैं कह रहा हूँ करो, स्टैमरिंग को साइड करो, अपनी ज़िंदगी जियो। वी आर नॉट हेयर टू बस स्टैमर करने के लिए। मैंने कहा चलो ये मुझे दिया गया, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो लोगों को ठीक कर रहा हूँ, बट तुम तो ठीक हो, राइट। क्योंकि जब इंसान स्टैमरिंग को ठीक करता है ना, तो उसके अंदर का असली इंसान बाहर आता है, और फिर वो इंसान बहुत कुछ कर जाता है। हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो आज IAS बन चुके हैं, पॉलिटिक्स में हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं। जो मेरी लास्ट पॉडकास्ट थी वो सुदेश बेरी सर के साथ थी, तो वहाँ पे हमें डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से हमने जो सेलिब्रिटीज़ को भी जो है ट्रीटमेंट दिया है। और इनफैक्ट सुदेश सर मुझसे खुद मिले थे। मैं एक डायरेक्टर के बेटे को ट्रेन कर रहा था, आज तो वो एक मूवी स्टार बन चुका है, तो वहाँ मुझसे वो मिले थे, राइट। इस तरीके से फिर जब उन्होंने पॉडकास्ट करना शुरू करा तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था इस चीज़ के लिए, तो जो भी व्यूअर्स हैं वो भी देख सकते हैं। सो वहाँ पे हमने डिस्कस भी किया कि किस तरह से सेलिब्रिटी लेवल पे भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आप तो नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है, हम सब नॉर्मल इंसान हैं, बट कहने का मतलब है कि ये प्रॉब्लम हर जगह है, कॉमन टू सेलिब्रिटी लेवल टू पॉलिटिकल लेवल, हर जगह है ये। सो इस तरीके से हमारा पूरा जो है अप्रोच रहता है। और मैं कहता हूँ कि स्टैमरिंग कहाँ जाएगी, जब इतना सब कुछ अप्लाई कर देंगे तो वो उसका एक नाम निशान तक नहीं बचता है। करेक्ट। और मैं जब ये अपने पॉडकास्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था कि सच में क्या ऐसे बड़े एग्जांपल्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। तो मुझे पता चला, ऋतिक रोशन का नाम पता चला, अमेरिका के जो पिछले प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उन तक का भी नाम उस लिस्ट में था जिन लोगों के स्टैमरिंग इश्यूज़ थे और बहुत सीवियर वाले थे। उन्होंने उस पर काम किया, वो करेक्ट हुए, और ऋतिक रोशन को आज कौन नहीं जानता, जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। तो मतलब कहीं ना कहीं सबूत तो है, लेकिन वही वाली बात है कि सही डायरेक्शन और सही मेंटोर मिले, सही प्रैक्टिस हो, तो वहाँ पे इंसान पहुँच सकता है, राइट। अब मैं आपसे जो अगली चीज़ समझना चाहता हूँ कि ठीक है, अपने स्टार्टिंग से बात करते हुए आए इश्यूज़ के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, फिर कैसे इसको समझा जा सकता है, कैसे इसकी जड़ तक पहुँचा जा सकता है, कैसे आप लोग इसमें जो है अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं सब कुछ सही करने के लिए। ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया और आप खुद इस फील्ड से निकल कर आए, आप उसी नॉलेज को जो आपको मिली इसको ठीक करते वक्त आपने उसको दूसरे में भी कर दिया। अब अभिषेक की ज़िंदगी खुद की पर्सनल लेवल पे कैसी है? अब आप कैसा अपने आप को फील करते हो इतने दोनों साइड देखने के बाद? कभी आप उस तरफ थे, आज आप इस तरफ है, उधर से लोगों को इधर भी ला रहे हो। आज आपको इस डेट में क्या लगता है और आने वाले 2, 5, 10 साल में आप इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं, इस पूरी जर्नी को? देखिए, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ कि मुझे क्या फ़ील होता है और मैं क्या अपने स्टूडेंट्स को फील कराना चाहता हूँ, तो वर्ड है फ्रीडम। कि आपको फ्रीडम होनी चाहिए बोलने की, है ना। मैं एक समय पर जब स्टैमर करता था मेरे पास फ्रीडम नहीं थी।
मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कहीं भी जाके कुछ भी बोल दूंगा, मैं अपनी वर्ड को एक्सप्रेस कर पाऊंगा मेरे फैमिली मेम्बर्स के सामने, मेरे बॉस के सामने या कहीं भी। उसी तरीके से जब मैं आज अपने आप को देखता हूँ तो आई फील फ्री कि यार मैं कहीं भी जाके बात कर सकता हूँ, चाहे वो छोटा लेवल हो, चाहे मैं एक मोची के पास बैठा हूँ उससे भी उसकी कहानी सुन रहा हूँ आराम से, या फिर मैं एक बहुत बड़े नेता के पास बैठा हूँ या सेलिब्रिटी के साथ बैठा हूँ और उनके साथ बातें कर रहा हूँ। सो आई जस्ट फील फ्री कि आई थिंक आई रियली थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे ये फ्रीडम दी, और इसीलिए मैं वो फ्रीडम का जो मज़ा है ना वो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देना चाहता हूँ और दे भी रहा हूँ कि आप एक बार महसूस तो करके देखो इस फ्रीडम को कि आप जहाँ भी जाओ आराम से बोल पा रहे हो। कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर मतलब ऐसा लगता था इतने सालों से है ना हम कुछ बोल ही नहीं पाए, और जब हम ठीक हो गए ना हम हर किसी से बात कर रहे हैं। मतलब मेरा स्टूडेंट तो कहता सर मैं रोज़ जाता हूँ बाहर सिर्फ लोगों से बात करना है, मैं रेलवे स्टेशन चला जाऊँगा वहाँ बात करूँगा, मैं सपोज़ कैब में हूँ तो ड्राइवर से उसकी कहानी पूछूंगा, और मतलब मैं कहीं भी जाऊँगा ना मुझे इतना मज़ा आता है लोगों से बात करने में कि पूछो मत। इतने सालों तक मैं चुप था। बिल्कुल, कोई अंकल बैठे हैं बेंच पे उनके पास जाके बैठ जाऊँगा, उनसे बात करूँगा। सो ये जो फ्रीडम है ये मैं देना चाहता हूँ। और अगर आप पूछे मेरा जो विज़न क्या है, सो अभी मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक वी आर गिविंग द वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ स्टैमरिंग, क्योंकि जितने फैक्टर्स आपको मैंने बताए कि हमारे पास साइकेट्रिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं, राइट। सो इतनी बड़ी टीम जो है आई डोंट थिंक किसी के पास होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम पूरे अभी भी मैं जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में काम कर रहा हूँ, बट आई जस्ट वांट कि मैं सारे स्टैमरर्स को ठीक कर सकूँ मेरे इस लाइफ टाइम के अंदर, कि जब तक मैं हूँ जब तक जो है सबको ठीक कर सकता हूँ। प्लस जो मैं अपनी नॉलेज है मैं लोगों को भी देता जा रहा हूँ, क्योंकि जो लोग हमसे जुड़ते हैं उन सबको सारी टेक्निक पता होती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप सबको बताइए जिससे कि सब लोग ठीक हो सकें। और इस स्टैमरिंग को कहते हैं ना, जैसे इंडिया में पोलियो जो है अब बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, वैसे मैं चाहता हूँ कि स्टैमरिंग को जो है मैं ज़ीरो कर दूँ पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। ब्यूटीफुल था। वैसे तो आजकल इंडिया में और वर्ल्ड वाइड ना एक वर्ड बहुत चल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो अपनी वाली फ्रीडम की बात तो नहीं है, लेकिन आपने एटलीस्ट वो वाली फ्रीडम देने की बात कही है कि जो इंसान बोल नहीं पा रहा था खुल के, अब एटलीस्ट वो खुल के बोलना तो सही जो है शुरू करे। तो जब आप इस इतना बड़ा क्लेम करते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों को फ्रीडम देना चाहते हैं या उसमें उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो कोई ऐसी इमोशनल कहानी जो सच है, रिसेंट है, लेटेस्ट है और आपको आपके दिल के बहुत करीब है कि यार इतना मुश्किल केस था जिसमें आपके भी हाथ कांप रहे थे कि यार ये मैं कर पाऊंगा कि ठीक नहीं? आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं स्टैमिक से रिलेटेड सभी जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती हैं, पेनफुल होती हैं। बट एक कहानी मुझे अभी एक स्टूडेंट की याद आ रही है जो आपने मुझसे पूछा, फ्रीडम। सो एक फीमेल थी, अराउंड 35 ईयर ओल्ड थी वो। तो उनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी बचपन से, उनको बेसिक नर्व बेस्ड स्टैमरिंग थी। तो वो घर पे ठीक बोल लेती थी, अपने हस्बैंड के साथ आराम से बात कर लेती थी, इसलिए उनकी शादी भी हो गई क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बात कर लेती थी। बट जैसे ही वो अपने ससुराल में आई तो जब जैसे 4-5 लेडीज़ आ गई बात करने के लिए तो वो जो है हकला गई। तो स्टार्टिंग से जो है उनका नाम रख दिया गया हकलाने वाली बहू। और जब भी कोई आता था तो पूछते थे वो हकलाने वाली बहू कहाँ है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा रहता है ना कि लोग टीज़ करते हैं या मजाक उड़ाते हैं। तो हो सकता है वो इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं बोलना चाहते हो, सिर्फ एक नाम निकाला हो, बट उस इंसान के लिए सोचो हर बार कितने तीर लगते होंगे दिल में जब उसे हकलाने वाली बहू कहा जाता होगा। सो ऐसा था कि मतलब वो बहुत टैलेंटेड थी, बहुत क्रिएटिव थी, बट क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, उनके झगड़े होते थे हस्बैंड के साथ और उनकी ज़िंदगी मतलब बहुत डार्कनेस की तरफ जा चुकी थी सिर्फ इस प्रॉब्लम की वजह से। सो उनके हस्बैंड ने जो है मुझे सर्च किया और उनका हमने ट्रीटमेंट करा। तो जब उनका हमने ट्रीटमेंट का चालू करा तो हमें समझ में आया कि वो एक एक्यूट डिप्रेशन में भी हैं, उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम भी है, उनको सेल्फ डाउट भी है। तो हमने उन सारे पैरामीटर्स को ठीक करना शुरू करा, राइट। एंजाइटी का ट्रीटमेंट दिया, वॉइस कंट्रोल दिया और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी। सो एक ऐसा इंसान जो अंधेरे में था, मतलब उसके पास रोशनी की कोई किरण नहीं थी, और आज की डेट में जब उनको हमने ठीक करा तो उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई। तो बेसिकली शी स्टार्टेड हर ओन बिजनेस ऑफ डिज़ाइनिंग, राइट। सो वो आज की डेट में जो है डिज़ाइनर आइटम्स जो होते हैं वो डिज़ाइन करती हैं और वो सेल करती हैं इंस्टाग्राम पे, और शी हैज़ अ ह्यूज फॉलोइंग और उनका बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। तो आप सोच के देखिए कि एक ऐसा इंसान जो सोच चुका था कि ज़िंदगी बर्बाद है, बट जब उसको फ्रीडम मिली
तो उसने अपने आप को मतलब सिर्फ स्पीच ठीक नहीं करी, उसने अपने ज़िंदगी के और हिस्सों में भी जो है वो आगे बढ़ी। सो ये जो फ्रीडम है ना, ये सिर्फ स्टैमरिंग से फ्रीडम नहीं दिलाते हम लोग उसको सिर्फ कम्युनिकेशन से फ्रीडम नहीं दिलाते, बट उसको हम जिंदगी में फ्रीडम दिलाते हैं। क्योंकि जब ये स्टैमरिंग का साया हटता है ना, बिलीव मी, अंदर से एक हीरा बाहर निकलता है जो वो एक्चुअल में हमेशा से था वो इंसान, बट वो सिर्फ इस वजह से जो है दबाया जा रहा था। तो बहुत से व्यूअर्स जो मुझे देख रहे होंगे ना, वो ये जानते हैं कि वो चैम्पियन है, वो इंटेलिजेंट हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट स्टैमरिंग की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही स्टैमरिंग हटेगी, उनके अंदर से सच में एक डायमंड बाहर आएगा जो कि वो एक्चुअल में है। ओके तो इसी से रिलेटेड एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि हमारी ऑडियंस जो भी देख रही होगी, मान लो उसमें बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, 20 से 25 साल वाले भी लोग हैं, जॉब में जाने वाले हैं, जॉब में एंटर कर गए हैं, या थोड़े उससे भी बड़े हैं, उनकी लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम है तो वो सही अभिषेक यादव तक कैसे पहुँचे, या अभिषेक यादव जैसे सही मेंटोर तक कैसे पहुँचे कि वो अपने जीवन में वही फ्रीडम पा सके जो उन मैडम को मिली? तो देखिए, मैं बस इतना बोलूँगा कि कुछ मैं आपको स्पेसिफिक चीज़ें बताता हूँ कि अगर कोई ऐसा आपके साथ कर रहा है तो प्लीज़ वहाँ मत जाना। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ माउथ एक्सरसाइज पे, बेली ब्रीदिंग पे, योगा, प्राणायाम और जो फिजूल का ज्ञान दे रहे हैं आपको, जिससे कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे मेंटर्स के पास कभी मत जाना। बट हाँ, अगर कोई आपसे सच में आपकी प्रॉब्लम समझ रहा है, पूछ रहा है इन डेप्थ, और वो आपको इन 5 पैरामीटर पे अगर ट्रीट कर पा रहा है, तो मैं बोलूँगा कि वो एक सही मेंटर है, राइट? क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही डायमेंशन में ट्रीट करोगे तो वो कभी ठीक नहीं होगी, और इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि ऐसा लगता है ये रहस्यमय बीमारी है कि अरे यार कर रहे हैं तो हो ही नहीं रही ठीक। क्योंकि बात है, अगर आप सारी चाबियाँ नहीं लगा रहे हो, कुछ सेफ ऐसे होते हैं ना जिसमें कि एक चाबी लगती है, बट कुछ सेफ ऐसे होते हैं जिसमें 3-4 चाबियाँ लग के वो साफ जो है खुलता है। करेक्ट। तो स्टैमरिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो 3-4 चाबी लग के फिर खुलेगा। सो कोई भी अगर आपको प्रॉपर जो है एंजाइटी का ट्रीटमेंट दे रहा है, स्पीच कंट्रोल दे रहा है और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दे रहा है, प्लस रियल लाइफ में एप्लीकेशन करा रहा है, तो ही इज़ अ गुड मेंटोर। बट अगर वो कोई सिर्फ एक पे ही काम कर रहा है कि ऐसा करो, मैं तुम्हें ना एक आयुर्वेदिक दवाई भेज रहा हूँ, वो ले लेना, कुछ नहीं होगा। हमारे पास इतने लोग आते हैं, कहते हैं सर वो आयुर्वेदिक दवाई ली थी, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा यार एक चाबी घुमाओगे तो कैसे होगा? मतलब बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे आप दाढ़ी कराने गए, तो आप पे जो है शेविंग जेल लगाया, बट उसने आपको उस तरह नहीं लगाया तो दाढ़ी नहीं कटेगी। अगर उस शेविंग जेल ना लगा के फिर उसका लगा रहा है तो उसका आपके कट भी लग जाए, क्योंकि एक प्रोसेस है पूरा ये, राइट? कि हर चीज़ का एक वैल्यू है कि आपने शेविंग जेल लगाया, आपकी दाढ़ी सॉफ्ट हुई, फिर आपने ढंग से जो उसको काटा। बट अगर आप सिर्फ एक ही प्रोसेस फॉलो करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए अगेन एक फाइनल सजेशन ये है कि जो भी सिर्फ और सिर्फ आपके माउथ के मैकेनिक्स पे काम कर रहा है, उसके पास मत जाना। वो आपको बस कुछ एक्सरसाइज देंगे और बोलेंगे 2 घंटे सुबह करो, 2 घंटे शाम करो, नहीं कर रहे तो तुम्हारी प्रॉब्लम, हम नहीं जानते। तो अभिषेक जी, अपन अपने पॉडकास्ट के टूवर्ड्स द एंड में है, और अब मेरे फाइनल 2 सवाल हैं आपसे, और वो दोनों के दोनों वो हैं जो मैं ऑडियंस से डायरेक्ट आपको सुनवाना चाहता हूँ। पहला तो एक ऐसा सजेशन टाइप कुछ, मतलब होता है ना कि इतने साल मैंने इतने सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के साथ काम किया, कोई डॉक्टर था, कोई एंटरप्रेन्योर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, पूरा एक्सपीरियंस का जो एक कहते हैं ना कि निचोड़ बना के आपको किसी को कुछ एक सजेशन देना हो, है ना, रामबाण तीर देना हो, तो आप वो कौन सा वो चीज़ देना चाहेंगे या क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत ही छोटी सी लाइन में बताना चाहूँगा कि जो लोग स्टैमर करते हैं उनको मैं सिर्फ एक चीज़ अपने दिल से कहना चाहता हूँ, और आप इसको अपने दिल तक पहुँचने देना, कि स्टैमरिंग आपकी आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप स्टैमर करते हो तो ये एक प्रॉब्लम है, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं बननी चाहिए कि मैं तो स्टैमरिंग करने वाला हूँ, मैं स्टैमर हूँ। नहीं, स्टैमरिंग एक प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टैमरिंग आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करना चाहिए, ये आपकी ज़िंदगी है, आप बार बार जन्म नहीं लोगे, राइट? सो अभी सपोज अगर आपने जन्म लिया है तो आप इसी में आगे बढ़ेंगे, राइट? सो आप सबसे पहले इसको अपनी आइडेंटिटी ना बनाएं। दूसरी चीज़, इस डर से आगे निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि कहते हैं डर के आगे जीत है। वाकई में जीत है, और आज आप जो मुझे देख रहे हैं इसे कहते हैं जीत। और मेरे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स जिनको मैं जिता चुका हूँ। सो जब जीतोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेरा स्ट्रगल था स्टैमरिंग का, शायद वो किसी वजह से था। मैं तो कहता हूँ अगर आप स्टैमर करते हो तो आप एक बहुत ही डार्क फेज से निकल रहे हो, बट बिलीव मी, कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ये डार्क फेज निकलेगा,
आप अपने डर के आगे काम करिए और बिलीव मी देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और जब हम वहाँ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे इंसिडेंट्स ने आपको और स्ट्रॉन्ग बना दिया है और आप ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से लीड कर पाओगे। यू आर द लिविंग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ देम। जी। तो सही था ये। तो अब मेरा फाइनल सवाल एकदम बिल्कुल स्ट्रेट आपके लिए है, आपके ऊपर है, लेकिन सुने सब लोग। अगर वापस से आपको एक ऐसा मौका मिले, एक ऐसा चांस मिले कि साक्षात भगवान आपके सामने आ जाएं, आपने कोई बहुत तगड़ी तपस्या करी और साक्षात भगवान आपके सामने आ गए और बोले अभिषेक अब मैं तेरे को एक नई ज़िंदगी देना चाहता हूँ और इस ज़िंदगी में तेरे को स्टैमरिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी, तो बता क्या तेरे को वो लाइफ चाहिए या कैसी लाइफ चाहिए? तो आप क्या बोलोगे भगवान से, क्या मांगोगे? आई थिंक देखिए, जब मैं स्टैमर करता था तब मुझसे सवाल पूछा जाता तो मैं बोलता नहीं भगवान प्लीज़ ये हटा दो, मुझे नई ज़िंदगी दे दो। बट अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कि बिल्कुल मुझे आप हर जन्म में स्टैमरिंग दो, क्योंकि आज उस पेन से ही मेरा पर्पस निकल के आया है ज़िंदगी का, राइट। आज मैं इसी से गुज़र चुका हूँ तो मुझे एक पर्पस मिला है कि मुझे ऐसे लोगों को बाहर निकालना है। अगर मुझे स्टैमरिंग ही नहीं होती तो शायद आज मैं पता नहीं क्या कर रहा होता, शायद इतना सेटिस्फाई भी नहीं होता ज़िंदगी के अंदर। बट आज जब मैं एक सेटिस्फेक्शन फ़ील करता हूँ कि जब मैं किसी इंसान को इसी से बाहर निकालता हूँ और वो कहता है कि सर मैं आज गया और मैं नहीं अटका, दैट हैप्पीनेस वो मेरे दिन को बनाता है, वो मेरी ज़िंदगी को बनाता है। तो मैं बस जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि शायद ये सब बड़ा प्लान था और एक्चुअली गॉड डिड नॉट पनिश मी बाय स्टैमरिंग बट गॉड चूज़ मी। उन्होंने चुना था मुझे इस काम के लिए। तो मैं बोलूँगा गॉड स्टैमरिंग दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि हम टफ बने और लोगों को इस चीज़ से बाहर निकाल सकें। वाह, अगेन अ ब्यूटीफुल आंसर। तो गाइस मुझे लगता है कि आज एक बहुत मीनिंगफुल पॉडकास्ट हमने किया। स्टैमरिंग जो कहने के लिए ऐसा हमें लगता है कि यार क्या ही है, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में ये है उनकी ज़िंदगी का दर्द आप जब सुनेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आज अभिषेक जी ने हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया, हमें बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया, ये कैसे ट्रीट करते हैं ये भी बताया, पेरेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताया, हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें मतलब जिनको स्टैमरिंग नहीं है लेकिन आपके सर्किल में अगर कोई स्टैमर करता है उनके साथ आपको भी क्या नहीं करना चाहिए ये भी आज हमें सीखने को मिला। तो गाइज अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसा है तो आप उनको ये पॉडकास्ट का लिंक भेज देना इससे हमारी प्रमोशन भी हो जाएगी, पब्लिसिटी भी हो जाएगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि शायद उनकी कोई ना कोई मदद हो जाएगी। आपको ये पूरा पॉडकास्ट कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और उससे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, आप आए, हमें समय दिया और इतना दिल खोल के आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपने जो सवाल पूछे उससे मैं खुद को भी एक्सप्लोर कर पाया। आई थिंक ऑडियंस के लिए कुछ हम ऐसा निकाल के लेके आए जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। करेक्ट, आई कंप्लीटली एग्री। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ वेरी ग्रेट डे, बाय बाय।